9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए इज़राइल बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए। इन दोनों के जो रिलेशंस थे वो पहले भी बढ़िया बिल्डअप थे। ये बात अगर शुरू होती है तो होती है 1992 से, जब इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस अच्छे होने और बेहतर होने शुरू हुए थे। एक तरीके से फाउंडेशन स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर उसके बीच में हमें एक शिफ्ट देखने को मिला जब पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे गेम में एंटर करते हैं, जब वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके टाइम पर भी पीएम नरेंद्र मोदी बहुत क्लियर थे कि इजराइल के लिए उनका जो एक तरीके का नोशन है और जिस तरीके से वो अपनी बायलैटरल ट्रेड रखना चाहते हैं वो अलग है, और पैलेस्टीन के लिए जो उनका कंसर्न है वो अलग है। इनफैक्ट इस पूरे वॉर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इजराइल के ऊपर जो अक्टूबर 7 2023 में जो अटैक हुआ था हमास के रिबेल ग्रुप की तरफ से, उसको कंप्लीटली इंडिया ने कंडेम किया था। लेकिन दूसरी ओर जब इजराइल ने गाजा के ऊपर इतने साल वॉर किया, साथ ही साथ जिस तरीके से चीजें चली, उसके ऊपर कंप्लीट सहयोग और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर आवाज उठाने वाला भी जो नेशन था वो इंडिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड तो करना चाहता हूं, पर ये जो तुम अपना अथॉरिटेरियन रूल ऑफ वॉर कर रहे हो वहां पे, वो गलत है और तुम्हें नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल में जिस हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे, वहां पे संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी नहीं पर ऑपोजिशन पार्टी भी उनका सहयोग कर रही थी। और इससे आपको एक चीज समझ में आती है कि अगर इंडिया में कोई भी बाहर से डेलीगेट्स आते हैं तो सोचिए कि राहुल गांधी किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। राहुल गांधी इल्जाम लगाने लगते हैं कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। फिर एआई समिट के अंदर उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से नंगा प्रोटेस्ट किया, उसकी वजह से हमारी जो इमेज बैठी ग्लोबली, उसके ऊपर भी कितने तरीकों की चीजें इस टाइम पे निकल रही है। पर वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर वो लोग देश की हित के लिए सोचते, एक नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं। वो ये पहले नहीं सोचते कि मैं ऑपोजिशन हूं या मैं क्या हूं। वो ये चीज पे फोकस करते हैं कि कैसे हमारे देश का भला हो रहा है। अब इस पूरे ट्रेड डील के अंदर आते हैं कि एक्चुअल में पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बात क्या हुई, इंडिया और इजराइल किस तरफ अब आगे बढ़ रहा है। सो बेसिकली इंडिया और इजराइल का जो मेजर क्रक्स है वो यही है कि किस तरीके से इंडिया डिफेंस जो एक जगह है इंडिया की, जिस हिसाब से इंडिया इतने वेपन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता, इंडिया जो डिफेंस वाइज वेपन वाइज इतने हद तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, उसका एक अच्छा नोशन मिलने वाला है हमको इजराइल से। देखिए, इंडिया ने इजराइल से हमेशा ड्रोन मिसाइल्स ये सब चीजें तो ली है, पर अब जो बायलैटरल ट्रेड बनेगा और जिस हिसाब से इंडिया अपने ट्रेड डील पे चल रहा है, उससे ये चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से इंडिया अगर एफटीए भी साइन कर लेगा इजराइल के साथ तो उनको मिसाइल और डिफेंस में बहुत हेल्प होने वाली है। पर अभी तक एफटीए की बात आई नहीं है, पर आगे जाके अगर रिलेशन ऐसे अच्छे मेंटेन हुए तो क्या पता हो जाए। देखिए, इजराइल अपना एक गुड़ बनाना चाहता है जिसके अंदर वो एशिया को, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से आपके इंडिया को और अफ्रीकन कंट्रीज को एक साथ टारगेट करना चाहता है। इंडिया उसका एक माध्यम है जिसके साथ वो अपनी एक लीग बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वो बाकी जो टर्की और ईरान, पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज है, इसके खिलाफ एक आवाज उठा सके। देखिए, ईरान को छोड़ के टर्की और पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी इंडिया के बैर चल ही रहे हैं। इन दोनों ही कंट्री ने वक्त आने पे हमेशा इंडिया को धोखा ही दिया है, जबकि इंडिया वो एक कंट्री थी जिसने टर्की को हमेशा सहयोग दिया है, हमेशा सहयोग किया था। जब इनफैक्ट टर्की में अर्थक्वेक भी आया था, उस टाइम पे इंडिया ने अपनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भेजी थी और पूरी हेल्प भेजी थी। उसके बावजूद भी टर्की ने हमें समय समय पर, स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस हिसाब से हमारे खिलाफ एक्ट किया था और पाकिस्तान का स्टैंड लिया था, तो हमारा ऐसा कोई लॉस नहीं है अगर हम इनके खिलाफ लड़ेंगे तो भी। पर ईरान के साथ था, पर यहाँ पर इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर रखा है। देखिए, अभी भी अगर बेंजामिन नेतन्याहू से हमारी बातचीत हो रही है, चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने कभी भी जो उन्होंने गजा के साथ किया उसको वो प्रमोट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। शायद यही एक रीजन है कि अभी तक इंडिया ने अपनी परमानेंट मेंबरशिप गाजा पीस बोर्ड में नहीं दी है, क्योंकि वो अभी स्पेक्टेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में इसमें गाजा के लोगों का हित है या फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और मिडिल ईस्ट के जितने भी और खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ अपना पॉकेट फिल करना चाहते हैं और गाजा सिटी पर अपना एक राज करना चाहते हैं। तो इस वजह से इंडिया इस चीज के अंदर नहीं आ रहा है। अगर इंडिया किसी के साथ है तो वो पूरे, अगर मैं बताऊं, पूरे फेयर ट्रेड डील के साथ है, वरना वो नहीं है। यहाँ पर पहले डिफेंस की बात हुई, उसके बाद से एआई टेक्नोलॉजी की बात हुई। देखिए, इजराइल हमेशा से अपने वेपन्स के लिए बहुत माना गया है। इजराइल ने इंडिया की हेल्प बहुत बार ऐसी बार की है जब इंडिया को खासा तौर पे बहुत जरूरत थी, और इस बार भी सिमिलर चीज हो रही है। अब अगर इंडिया, रशिया, देखिए रशिया इस टाइम पे हमारा घायल दोस्त है। रशिया एक वॉर टोर कंट्री के अंदर है। रशिया की इकोनॉमिक क्राइसिस जाती रहती है। रशिया से हम तेल खरीदते तो उसकी वजह से हम पे इतने सैंक्शंस और टैरिफ आने लगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे, ऐसा उन्होंने स्टेट किया था।
रीजंस बहुत थे, पर ये एक मेन हाइलाइटेड रीजन था। प्लस वो वेपन्स जो दे रहा है वो है तो सही, पर वो इनफ नहीं है, हमें और सारी कंट्रीज पर भी ट्रेड करना चाहिए। और यूएस जो इस मार्केट का सबसे बड़ा विजेता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पकड़ है, उसके साथ हमारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी चल रही है। भले ही हम यूएस के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, पर यूएस का सामान हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। प्लस आप डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच का एक डिफरेंस देखेंगे तो काफी बड़ा है। तो इस वजह से हमें क्यों जाना है उस मार्केट के अंदर जो हमारे लिए इतना महंगा पड़ेगा। इसराइल हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसराइल और हम लोकल करेंसी में ट्रेड डील कर सकते हैं। दूसरी ओर हमारी जो डेफिसिट गैप है वो भी कम हो सकती है। साथ ही साथ पूरे वेस्ट एशिया के लिए इंडिया का मार्केट खुलेगा। देखिए, इसराइल चाहता है कि वो अपनी, जो उसका वॉर हो गया है, उसकी इमेज इतनी खराब हो गई है, ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, इन सब जगहों ने, मिडिल ईस्ट ने एक तरीके से इसराइल के साथ अपना मुंह मोड़ लिया था। ठीक है, अब इसराइल वापस से गेम एंटर कर रहा है सिंस द वॉर हैज एंडेड। तो अब वो उस गेम एंटर कर रहा है, और इसीलिए उसने एक जो मीडिएटर है जिसके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं वो है इंडिया। इसलिए उसने उसने इंडिया को चुना इस पूरे गेम के अंदर। और इंडिया के पास वो कैपेसिटी है, वो लार्ज स्केल है कि अगर वेपन्स आएंगे इंडिया के पास, तो इंडिया के पास खरीदने की भी क्षमता है, इंडिया को उसको वाइडर स्केल पे बांटने की भी क्षमता है। हमारी जैसी पॉपुलस कंट्री है, हम, हमारी आर्मी भी उस हिसाब से बड़ी और विशाल है, हमें उस हिसाब से टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और इसराइल के साथ एक चीज और है, ड्रोन तो सप्लाई होंगे ही, साथ ही साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आएगी। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आएंगे तब दिक्कत आना शुरू हो जाती है। टेक्नोलॉजी से हम आगे जाके और वेपन बना सकते हैं। प्लस हमने जिस हिसाब से हम अपनी डीलिंग कर रहे हैं फ्रांस के साथ, इन लोगों के साथ, उस हिसाब से ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इंडिया एक नई शुरुआत कर रहा है और इसराइल उसका एक नया कदम है। इस पूरे डील के बाद हमें एक चीज समझ में आ रही है कि किस हिसाब से इसराइल गेम में वापस आ रहा है, और उस गेम में वापस आने के बाद से उसने यूएस को ठुकराया और मोदी को अपना एक सहयोगी बनाया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सोचिए कि वो दो कंट्रीज जिन्होंने, यूएस एक ऐसी कंट्री थी जिसने इसराइल का पूरे वॉर भर सहयोग किया, कितने लोग, पूरी यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ हो गई, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी यूएस ने इसराइल का साथ नहीं छोड़ा। पर जब इसराइल ऐसा कुछ बनाने जा रहा है तो उसके अंदर यूएस का कोई नामो निशान नहीं है। इनफैक्ट गाजा पीस बोर्ड के एक परमानेंट मेंबर में से इसराइल भी है, भले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसके एक चेयरमैन है। शायद ये भी एक रीजन है कि इसराइल को ये चीज समझ में आ गया है कि इस पूरे वॉर के अंदर यूएस ने अपना प्रॉफिट तो निकाला ही निकाला, पर उसके ऊपर कोई दाग नहीं आया। पूरी की पूरी बंदूक मेरे कंधे से रख के चली गई है। इसीलिए अब इसराइल अपनी अलायंसेस खुद से बना रहा है, और जिसका एक पार्ट उन्होंने इंडिया को बनाया हुआ है। आप इंडिया की पावर समझ रहे हैं इस टाइम पे किस नए चरण पे जा रही है। इस पावर के चक्कर में लोग इंडिया की तरफ आगे जाके, मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इंडिया एक बहुत फॉरमोस्ट चॉइस लोगों के लिए इसलिए भी बन रहा है क्योंकि सबसे पहली चीज, हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है, हम वेपन्स खरीद सकते हैं, हमारी आर्मी को उसकी जरूरत है। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें जो हम चीप और अच्छे दाम और अच्छी क्वालिटी में बेच सकते हैं। फार्मास्यूटिकल, स्टील, अल्मोनियम, गारमेंट्स, इतना सब कुछ। इंडिया एक हब बन चुका है रॉ मटेरियल्स का। और इसराइल अगर अपने इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता है तो वो इंडिया से भी अच्छे ट्रेड करेगा। इंडिया से अच्छे ट्रेड करने के बाद से यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसराइल की बात अच्छी खासी हो सकती है। क्योंकि आप समझिए ना, अगर कोई इंसान पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है तो खुद ब खुद उसके चाइना के साथ बन जाते हैं। सिमिलर वे में इंडिया को भी इस तरीके से इसराइल अपने एक नेट पे रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपैरिजन आ रहा है कि ये जो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस इसराइल यूज करना चाह रहे हैं, क्या ये आईमेक से अलग है? आईमेक क्या है? आपका इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन देखिए, उसके अंदर इकोनॉमी की बात हो रही है, अगर इकोनॉमी दिक्कत आ रही है तो ट्रेड डील्स इन सब की बात हो रही है। पर ये जो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है, ये डिफेंस की बात हो रही है। हमें वैसे भी हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम एक बीच, एक सेंटर में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत टेंशन क्रिएट हो रही है। हमारे आसपास अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश के टेरर अटैक हमारे देश में होने वाले थे, क्योंकि उसके पहले हमने पकड़ लिया। तमिलनाडु के अंदर जितने 8 जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं, आईएसआई के अलावा वहां पे बांग्लादेशी टेरर ग्रुप का भी एक टेररिस्ट आया है। तारिक रहमान के साथ जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, उनके भी कोई खासा अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन हुए हैं। प्लस उनका इंक्लाइनेशन शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ अभी से दिखना शुरू हो गया है। तो अगर पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ हो रहा है, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ हो रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल है, यूरोप के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, पर साथ ही साथ अगर आप देखना, हम एक टेंसनिंग सिचुएशन में, हमें एक ऐसी डिफेंस अलायंसेस चाहिए। हमने फ्रांस के साथ भी डिफेंस टाइज किए हैं, पर उसमें सामान हम ले रहे हैं। पर अगर यहाँ पे हमें अफ्रीकन कंट्रीज का साथ मिलेगा तो अफ्रीकन कंट्रीज के पास
बहुत ज़्यादा नई पॉसिबिलिटी है। अब आप सोचिए ना कि चाइना ने एफटीए साइन कर लिया अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। बस एक कंट्री को छोड़ के वो कंट्री ने तिब्बत को ऑटोनॉमस स्टेटस दिया है इस वजह से। लेकिन अगर चाइना जैसी की कंट्री जो जी2 में आती है वो अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रही है तो कितना स्कोप है। पीएम नरेंद्र मोदी भी अफ्रीका को उस तरीके से देख रहे हैं। देखिए इस टाइम पे इंडिया के रिलेशंस ऑलमोस्ट सबके साथ एक अच्छे संयम में बना के चल रहे हैं और इंडिया इस टाइम पे अपने तरीके से सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे इंडिया ये नहीं बोल रहा है कि तुमने कि हम जस्ट बिकॉज तुम्हारे साथ हाथ मिला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम गाजा के साथ कुछ भी कर लो। तुम जो कर रहे हो वो गलत है पर ठीक है तुम्हारे साथ अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम वो प्रॉफिट लेंगे। और इंडिया कहीं पे भी दोगलापन नहीं कर रहा है कि मैं प्रॉफिट भी ले लूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपनी वर्ड्स को चेंज कर दूँ। इंडिया नहीं कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलूंगा और तुम्हें उस ट्रेड डील में आना है तो आओ, मोस्ट वेलकम है। नहीं आना है तो तुम मत आओ। एक सिंपल क्रक्स है। ये है पूरी एनालिसिस जो अभी तक इसराइल और इंडिया के बीच में हुई है। आगे देखते हैं कि इन दोनों के ट्रेड में क्या नई तरीके की प्रतिनिधियां या कितने नए तरीके के ट्रेड रूल्स आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जियो पॉलिटिकल स्कूप वूप अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।